sides of a square exceeds the side of another square कल हमारा कोऑर्डिनेट का ऑब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, कुछ पूछना है? एक बार उसकी बस बेसिक कोऑर्डिनेट तो क्लासेस हाँ ठीक है, उनके डाउट्स देखो तो बताता हूँ। The sides of a square exceeds the side of another square by 4 centimeter. By 4 centimeter, and the sum of the areas of the two squares the areas of the two squares is 100 centimeter square. 100 centimeter square. Full stop. Find the sides of the squares. Find the sides of the squares. ठीक है जी, क्वेश्चन में दे रखा है द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर एक्सीड्स द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे लेट द साइड्स ऑफ गिवन टू स्क्वायर्स the sides of given two squares be x centimeter and y centimeter. Let the sides of given two squares be x centimeter and y centimeter. इसकी साइड तो x सेंटीमीटर हो गई, स्क्वायर है इसकी साइड होगी वाई सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर और वाई सेंटीमीटर। अब वो बोल रहे हैं द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर एक्सीड्स द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने ये कह दिया कि यहाँ पर कहेंगे एज पर क्वेश्चन एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। मतलब एक स्क्वायर की साइड जो है वो दूसरे वाले स्क्वायर की साइड से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। पहली कंडीशन तो इन्होंने ये दे दी, ठीक है। और एंड द सम ऑफ द एरियाज होता है टू स्क्वायर्स। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, sum of the areas of two squares is equal to 100 centimeter square, is equal to 100 centimeter square। तो इसका जो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। जैसे x है, इसकी साइड तो x का स्क्वायर, इसकी साइड y है तो y का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो दोनों स्क्वायर्स के एरियाज का सम जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे x की वैल्यू y प्लस 4 है तो यहाँ पर लिख देंगे y प्लस 4 का होल स्क्वायर। x की जगह y प्लस 4 रखी है तो y प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 y प्लस 4 का होल स्क्वायर y प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 4
plus y square is equal to 100. Y square plus y square is 2y square. 2 into 4 into y मतलब 8y. 4 का स्क्वायर इज 16 और 100 को इधर में है -100 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब सॉल्व करिए. क्या करेंगे, ये 16 माइनस 100 कितना हो जाएगा, माइनस का 84. ये मेरे पास हो गया 2y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 84 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब आगे देखिएगा क्या करेंगे. अब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 3 टर्म्स हैं, तीनों में 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 ले लूँगा कॉमन. तो 2 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, देखिए इधर 2 ले लिया कॉमन, यहाँ बचा y स्क्वायर, फिर 8y ले तो 8y की जगह हो जाएगा प्लस का 4y और माइनस 42 इक्वल टू 0. इंटू 0 के नीचे जाकर 0 बन जाएगा. y स्क्वायर मेरे को 42 बनाना है, तो 42 कैसे होगा, 14 और 3, 14 3 से 42 और 14 और 3 का डिफरेंस 11 होता है. ठीक है, इधर नहीं बनेगी, मुझे 4 चाहिए ना, तो नहीं और भी तो कुछ हो सकता है पक्का. 21 2 उससे भी नहीं हो रहा है. 7 6 होगा. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ले लूँगा. y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 42 इज इक्वल टू 0. अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो पहले d देखेंगे. d क्या होगा, e स्क्वायर माइनस 4ac. तो d कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 16 माइनस 4 टू ज़ा 16. तो 8 माइनस 6 इज 2 और 8 minus 6 is 2, 6 minus 1 is 5, minus 152. Less than 0, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है फिर. सर सी की वैल्यू तो -42 होगी. आंसर बताओ पहले. सर 42 का माइनस अभी दिमाग नहीं हो रहा. चलिए सी की वैल्यू तो -42 होगी, ए की वैल्यू 1 और सी की -42, वो प्लस 168 हो गया. अब देखिए ऐड करके 8 6 प्लस 8 14, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 1 2 प्लस 6 8, फिर 284 हो गया. 184. 184. अब इसका मेरे को वो चाहिए स्क्वायर रूट. 184 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यहाँ से करते हैं तो 1 1 जा 1, 1 माइनस 1 इज 0, फिर 84 कॉपी कर दिया. इसको एक काम करते हैं, 184 के ना पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो ऐसे तो कर ही लेंगे. पहले 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 इज 1, 2 6 जा 2 23 जा, और 23 जो प्राइम नंबर है. तो ये हमारे पास हो गया
इसको एक काम करते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन टू, यही होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यही होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू है। और अंडर रूट डी कितना हो रहा है, अंडर रूट 184, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट ये 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 23, तो 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 23 46, तो 2 अंडर रूट 46 होगा। इसको ऐसे ही लिखते हैं y इज इक्वल टू माइनस b कितना है, b है हमारे पास 4, तो माइनस 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 46 अपॉन 2a, a कितना है 1, माइनस 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 46 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू हो गया। अब ये जो हमको न्यूमरेटर दिखाई दे रहा है, इस न्यूमरेटर में 2 कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेने में यहाँ बचेगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 46 अपॉन 2, इसे 2 कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस रूट 46 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस रूट 46 अपॉन 2, अब अपॉन 2 ही होगा, सॉरी 2 और 3 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो माइनस 2 प्लस अंडर रूट 46 और माइनस 2 माइनस अंडर रूट 46, अब ये देखिएगा ये वाले को तो ड्रॉप ही कर दो, क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव अगर ऐड भी करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो और y क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर पे तो ले नहीं सकते, ये ले सकते हैं, y की वैल्यू इतनी होगी माइनस 2 प्लस अंडर रूट 46, ठीक है। सो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या थी y प्लस 4, तो x इज इक्वल टू y प्लस 4 माइनस 2 प्लस अंडर रूट 46 प्लस 4 माइनस 2 इज प्लस 32 प्लस अंडर रूट 46, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के थोड़ा सा बच्चों को ये लग सकता है कि हाँ थोड़ा अलग आई है वैल्यूज़, अंडर रूट में आ रही है, पर क्वेश्चन तो ठीक है, ऐसा कुछ छोड़ के दिया, कुछ तो करते हैं, अटेम्प्ट तो करते हैं एटलीस्ट। 40 सेंटीमीटर लिख के आया। 40 सेंटीमीटर कहाँ से हो गया? हाँ? 6 प्लस रूट 46 नहीं माइनस 2 है। माइनस 2, और ये किसने लिख रखा है 48 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे थे ना, 8 का फर्स्ट पार्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर देखता हूँ तुम्हारे जो डाउट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट देखिए, इसमें है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये वाला क्वेश्चन तनिष समझ में आ गया, ये वाला जो अभी करवाया था, आवाज आ रही है? सर मैं वो लेट ज्वाइन किया तो समझ नहीं आ रहा, मैं रिकॉर्ड देख चलिए फिर ये वाला देखो, यहाँ से देखो। जी। If the zeros of the quadratic polynomial, the zeros of the quadratic if the zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1 into x plus b r2 and minus 3 r2 and minus 3 comma and find the value of a and b. Then find the value of a and b if the zeros of the quadratic polynomial ये हमको दे रखा है
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी R2 एंड माइनस 3। तो हमको ये दे रखा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है given quadratic polynomial is fx is equal to x square को लिख देंगे 1x square plus a plus 1x into b। ठीक है, तो ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दिया, इसको कंपेयर किसके साथ करना है? कंपेयर इट विद fx is equal to capital AX square plus capital BX plus capital C। कैपिटल क्यों बोल दिया? क्योंकि स्मॉल ए और स्मॉल बी ऑर्डिनरी टर्म्स इसमें दे रखी है, इस वजह से। तो हमारे पास कैपिटल ए की वैल्यू तो 1 हो गई, कैपिटल बी की वैल्यू क्या हो गई? स्मॉल ए प्लस 1, और कैपिटल सी की वैल्यू क्या हो गई? स्मॉल बी। ठीक है, तो ए बी और सी की हमारे पास इस तरह से ये वैल्यूज आ गई। अब वो पूछ रहे हैं हमसे कि इसके जो जीरोज़ हैं वो 2 और -3 दे रखे हैं, तो हम ये कहेंगे इट्स जीरोज़ अल्फा इज इक्वल टू एंड बीटा इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये तो आसानी से हो जाना चाहिए था। देखिए इसमें क्या है कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए। अल्फा प्लस बीटा क्या है? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? c/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 2 + -3 इज इक्वल टू -b/a। तो ये कितना है? माइनस ऑफ a + 1 स्मॉल a + 1 अपॉन कैपिटल A इज 1 अल्फा बीटा, यानी कि 2 × -3 इज इक्वल टू कैपिटल C कितना है? b, और कैपिटल A कितना है? 1 स्मॉल b अपॉन 1। तो 2 + - इज -2 - 3 इज -1 इज इक्वल टू -a -1, और अपॉन पे 1 लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं। अब क्या करें? इधर देखिएगा कि -a को अगर इधर ले आते हैं तो +a हो जाएगा, -1 को इधर ले जाते हैं तो +1, 1 - 1 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 0। और ये 2 × -3 इज -6 इज इक्वल टू d, तो d की वैल्यू हो गई -6। तो a और d की इस तरह से ये वैल्यूज आ गई। टाइम नहीं बचा। कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं ना, उसमें टाइम लग जाता है, बाकी जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए टाइम नहीं बचता। हमेशा एक काम करो कि कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा है ना जो अटक रहा है, इसमें लग रहा है कि नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है, आधा पेज छोड़ दो, उसके लिए पढ़ जाओ आगे। हाँ, छोड़कर जाने में थोड़ा लेट कर दिया होगा, दिखाओ डाउट्स। हाँ जी, और एक क्वेश्चन नोट करें। तनिष, ये वाला तो क्लियर होगा? Yes, sir. अगला नोट करें क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स the sum of the first 7 terms of an AP is 49, and that of 17 terms is 289.
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. Find the sum of first n terms. तो if the sum of first 7 terms of an AP, तो हमारे पास कोई AP और उस AP की जो पहली 7 terms हैं उसका सम 49 दे रखा है. तो हम ये कहेंगे let ना AP be a plus d a plus 2d कॉमा डॉट डॉट. तो ये इसको हमने AP माना है कि हमारे पास ये AP है. अब इसके बाद ये कहेंगे if the sum of first 7 terms, if the sum of first 7 terms of an AP, तो हमारे पास अगर ये AP दे रखा है तो इसकी जो शुरुआत की जो पहली 7 टर्म्स है उनका सम जो है वो 49 दे रखा है. यानी कि गिवन S7 इज इक्वल टू 49. तो S7 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स. तो Sn का फॉर्मूला होता है m/2. तो यहाँ सम ऑफ 7 टर्म्स है तो 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी. तो n कितना है 7, 7 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49. अब क्या करेंगे 7 × 7, 7 × 7 = 49. एक तो ये कैंसिल आउट हो गया. अच्छा ये बचा मेरे पास 1/2 ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7. अब ये जो न्यूमरेटर है यहाँ से 2 ले लो कॉमन. यहाँ ब्रैकेट में बचा a प्लस 3d अपॉन 2 इज इक्वल टू 7. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7. ये हो गया इक्वेशन ऊपर बन गया. उसके बाद दूसरा दे रखा है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289. यानी कि सम ऑफ 17 टर्म्स जो इसकी 17 टर्म्स है उनका सम जो है वो 289 दे रखा है. सम ऑफ n टर्म्स जो है मैंने एक्चुअली इसके अभी आपको क्वेश्चंस करवाए नहीं है. सम ऑफ n टर्म्स Sn का फॉर्मूला होता है m/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. ये इसका फॉर्मूला होता है. तो सम ऑफ 7 टर्म्स अगर करा तो n की जगह 7 आ गया. तो 7/2 इंटू 2a प्लस अगेन n की जगह 7, 7 - 1 इंटू d इज इक्वल टू 49. ये हो गया. अब वो क्या बोल रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, 17 टर्म्स का सम जो है वो 289 दे रखा है. ठीक है ना 289. तो क्या करेंगे S17 इज इक्वल टू 289. तो ये क्या हो जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस 17 - 1 इंटू d इज इक्वल टू 289. 17 × 17, 17 17 × 289. 17 का स्क्वायर होता है 289. ये हमें मालूम है. तो 17 से ये 289 कैंसिल आउट हो गया. उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर है 1/2 और ब्रैकेट में है 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17. अभी यहाँ न्यूमरेटर में से 2 आ गया कॉमन. 2/2 ब्रैकेट में क्या बचा a प्लस 8d. 17 ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17. तो ये हमारे पास हो गया a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 इक्वेशन नंबर 2 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 1. ये 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास. अभी क्या करेंगे इधर भी a है इधर भी a है तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. तो देखिएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इज इक्वल टू 17. a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 माइनस माइनस माइनस. जब सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे और में साइन चेंज. a से 1 हो गया. 3d माइनस 8d इज माइनस 5d और 7 माइनस 17 इज माइनस का 10. माइनस से माइनस कर दिया 5 × 5 5 × 10. तो d इज इक्वल टू हो गया 2.
डी इज इक्वल टू 2, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 आ गया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इक्वेशन 1 में रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 मतलब 1, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो फर्स्ट एन टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स Sn इज इक्वल टू n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, n by 2 into 2a यानी कि 2 into 1 plus n minus 1 into d कितना है, d है, ठीक है। बस सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स बोल रहे हैं, तो n की जगह तो n ही रहने देंगे और बाकी जो भी वैल्यू है a की और d की वैल्यू डाल देंगे, ठीक। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 into 1, ये हो गया 2 प्लस n माइनस 1 इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 ले लेंगे कॉमन, कॉमन ले लिया तो ये ब्रैकेट में बचा 1 प्लस n माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर n है और इधर भी n ही बचा, तो n into n is n स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट आ गया n स्क्वायर, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो ये n स्क्वायर आ रहा है और ये वैसे भी पता चल रहा है 7 टर्म्स का सम ऑफ 7 टर्म्स क्या आ रहा है, 14 है, यानी कि 7 का स्क्वायर 14 है। सम ऑफ 17 टर्म्स का स्क्वायर का जो सम है, 17 टर्म्स का सम, वो 17 का स्क्वायर आ रहा है 218 है, तो n टर्म्स का सम का स्क्वायर है, इसका मतलब ठीक है, ठीक है। अगला दिखाइए क्या, ये वाला एपी का तनिष क्लियर है, ये वाला सर हाँ जी, सर आंसर समझ नहीं आ रहा, मतलब n स्क्वायर क्यों है, ये वाला n स्क्वायर, ये बता, d की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 1, ये तो समझ में आ गया, मुझे ठीक है। अभी बता सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का जो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है वो होता है n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, तो n की जगह जब सम ऑफ n टर्म्स निकाल रहे हैं तो n की जगह n ही रहेगा, ठीक है। तो n by 2 ऐसे इट होगा, a की जगह तो आ गया 1, तो 2 into 1 तो हो गया 2, और n minus 1 d की जगह आ गया 2, तो अब क्या होगा कि ये 2 into 1 तो हो गया 2 प्लस n minus 1 into 2, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, बीच में एडिशन का साइन है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो n by 2 तो ये है ही, इधर मैंने 2 कॉमन ले लिया, जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बचा 1, और यहाँ पर n minus 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 था, तो केवल n minus 1 बचा, तो 1 प्लस n minus 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो इस ब्रैकेट के अंदर केवल n बचा, और इस ब्रैकेट में से मैंने 2 कॉमन लिया था, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 था, तो 2 से 2 कट गया, तो इधर बाहर केवल n बचा, तो n इधर बचा और n इधर ब्रैकेट में बचा, n into n is n स्क्वायर, ये हुआ, सही है, सर ठीक है। अब जरा देखिएगा अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, solve the following pair of linear equations. Solve the following pair of linear equations graphically. X plus 3y is equal to 1. Or 2x minus 3y is equal to 5. X minus 3y is equal to 1. Also show the region bounded by the line.
by the line 2x minus 3y is equal to 2 and both the coordinate axis ये 2x minus 3y is equal to 2 लिखा हुआ है ये 12 लग रहा है अब इधर भी 12 है पक्का ये तो नई इक्वेशन बनानी पड़ेगी नया ग्राफ बनाना पड़ेगा इसलिए क्या चलो कोई इसका बात आंसर भी नहीं है। कोई बात नहीं पहले इनको देखते हैं कि ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको ग्राफ पर प्लॉट करना पड़ेगा तो देखिए कैसे बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन है x plus 3y is equal to 1 इसको 3y को उधर ले जाओ x is equal to 12 minus 3y ठीक है x plus 3y is equal to 12 तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 12 minus 3y अब क्या करेंगे अब आप y के अलग अलग वैल्यूज़ ले लीजिए ताकि x की वैल्यूज़ आ जाए कुछ भी जो आपका मन करे तो मैं इसमें दो वैल्यूज़ लेता हूँ बस इधर x हो गया इधर y y की मैंने एक वैल्यू ले ली या चलो x की वैल्यू ले ली y की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 माइनस 3 इंटू 0 यानी कि 12 होगी तो x की वैल्यू हो गई 12 अब क्या करिए x की वैल्यू 0 ले लो x की वैल्यू 0 ले लो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी और भाई अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 3y हो गया 3 1 3 3 4 9 y की वैल्यू 4 हो गई ना वही तो एक तो ये हमने बना ली है एक टेबल बनाई पहली वाली इक्वेशन के लिए ऐसे सेकंड वाली इक्वेशन के लिए भी टेबल बनाई सेकंड वाली इक्वेशन है 2x minus 3y is equal to 12 इधर क्या करें 2x is equal to 12 plus 3y तो x की वैल्यू क्या होगी 12 plus 3y upon 2 12 plus 3y upon 2 अब यहाँ पर एक टेबल बना लो x और y तो इसमें देखिएगा अगर मैंने y को 0 ले लिया अगर y को 0 ले लिया तो x क्या हो जाएगा y को 0 ले लिया तो 3 इंटू 0 इज 0 तो 12 प्लस 0 12 अपॉन 2 इज 6 x की वैल्यू हो गई 6 ठीक है ये तो क्या हुआ जब मैंने y को 0 ले लिया अब ले लेते हैं x को 0 यहाँ देखिए x को अगर ले लिया 0 तो 12 प्लस 3y अपॉन 2 इधर चला जाएगा 0 इंटू 2 इज 0 0 इज इक्वल टू 12 प्लस 3y अब 3y को इधर ले आइए तो माइनस 3y इज इक्वल टू 12 3 4 ज़ा 12 माइनस y इज इक्वल टू 4 यानी कि y की वैल्यू होगी माइनस 4 जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू होगी माइनस 4 यहाँ तक क्लियर ठीक है अब ये हमारे पास दो टेबल हो गई अब इन दो टेबल्स के हेल्प से मैं ग्राफ बना दूँगा तो ग्राफ पेपर पर बेसिकली ये क्वेश्चन है ज़्यादा सही तरीके से बाकी अभी करने की कोशिश करते हैं
5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो x की वैल्यू मान लिया हमने 12 तक, क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू 12 तक जाएगी दिखाई दे। y की वैल्यू +4 तक जा रही है और इधर -4 तक जा रही है। तो अगर x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू 0, यहाँ डॉट लगा दिया। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू 4। ये हमारे पास एक इक्वेशन, इसकी लाइन बन गई, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो लाइन बनेगी, तो एक लाइन बन गई, एक इसकी बनी, इसकी बनी। इसको क्या बोलेंगे, x + 3y = 12। इस लाइन पर लिख देंगे x + 3y = 12। अब ये देखेंगे x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर डॉट लग गया। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी लाइन हो गई 2x - 3y = 12। ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है। अब तो क्या है कि अभी आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आपको सॉल्व द फॉलोइंग, तो अब क्या करना है, मेरे को x की और y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, जब आप ग्राफिकली इसको बनाएंगे ना, तो आप यहाँ पर ये जो जहाँ पर दोनों मिले इसको x एक्सिस से मैच करोगे और सिमिलरली इसको y एक्सिस से मैच करोगे, ऐसे। तो जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू इस ग्राफ के हिसाब से 1.5 आ रही है। हो सकता है हमने, क्योंकि हम तो प्रॉपर स्केल तो लिया नहीं, तो हो सकता है गलत आ रही होगी वैल्यू, उसको वेरीफाई करके देख लेंगे। अगर मैं x की वैल्यू 8 लेता हूँ, x की वैल्यू मान लीजिए मैंने 8 ले लिया यहाँ पर, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखो, फिर y की वैल्यू देखेंगे क्या है। अगर x की वैल्यू 8 ले ली, वन माइनस 8, y = आ रहा है फिर 4/3। ऐसे ही यहाँ पर x की वैल्यू 8 रख कर देखो, 2 × 8 - 3y। ये एक काम करते हैं ना, पहली इक्वेशन क्या है, x + 3y = 12। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 12। दोनों को ऐड कर दो, तो x + 3y = 12। मतलब जैसे लीनियर इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड से करते थे सॉल्व, तो आप करो किसी भी मेथड से सॉल्व, रिजल्ट आपका सेम आना है। दोनों को ऐड करा, इससे ये करते हैं x + 2x = 3x और 12 + 12 = 24। तो 3 8 = 24। तो देखिए हमने विदाउट स्केल बनाया, उसके बावजूद भी हमारी x की वैल्यू सही आ रही है, x की वैल्यू 8 आ रही है। अब y की वैल्यू जो है वो 1 और 2 के बीच में आ रही है। y की वैल्यू यानी कि अब आप इसमें रखो या इसमें रखो, y की वैल्यू 4/3 ही आएगी, ठीक है ना। तो ये जो आंसर है ये इसका आ गया 8, 4/3, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4/3। समझ गए। तो जब भी आपके पास ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आएगा क्वेश्चन, तो वो ग्राफ जरूर देंगे, और ग्राफ देंगे तो ग्राफ पर प्रॉपर आप पॉइंट्स लेकर फिर आप उसको बनाएंगे, तो x की और y की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये मैंने बोला ना, ऑल्सो शेड द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2x - 3y = 2 नहीं है, 12 भी करो इसको, क्योंकि अलग से ये इसको तीसरी लाइन नहीं बनवाएंगे। हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो पेयर ही बनवाएंगे, उसके अलावा तीसरी नहीं बनवाएंगे लाइन। तो 2x - 3y = 12 है, इसका y एक्सिस का और x एक्सिस इनके बीच का एरिया शेड करना है। ये हो गया एरिया शेड, ये करवाया मैंने इसमें। बताइए तो क्लियर है, ठीक है। चलिए जो आप बताओ, और भी डाउट्स नहीं है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हारे कल क्लास टेस्ट है, सर एग्जाम, लेकिन Objective ही? ऑब्जेक्टिव। अच्छा ठीक है। तो कुछ करा है, खुद से कुछ करा? मैंने तो कराया नहीं है, आप बताइए, खुद से कुछ करा है? कुछ भी नहीं करा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसमें क्या। तो ये मिटा रहा हूँ इधर से, ये तरीश बताइए, ये वाला क्लियर है, सर ठीक है। चलिए जी, तो 2 फॉर्मूले होते हैं पूरे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका चैप्टर है, उसमें फॉर्मूले ही 2 हैं।
तो वो फॉर्मूले नोट करें। और भी किसी के पास एनसीईआरटी है क्या? एनसीईआरटी लाइन दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, distance between 2 points, distance between 2 points, x1, y1 and q x2, y2 is given as PQ is equal to under root x2 minus x1 का whole square प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कोई भी आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं स्पेस में कहीं पर भी और जिनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, मान लीजिए पहला पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y2, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है Q, उसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। उनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बात एक होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इसमें लिखेंगे सपोज एनी पॉइंट R divides the, suppose any point R divides the join of the line segment A या P ही लिखो, P x1, y1 and Q x2, y2 इनका रेशियो 1:m, then coordinates of R is equal to R के coordinates को किस तरह से निकाले जाएंगे? By using section formula, R के coordinates कैसे निकाले जाएंगे? m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 comma m1 by 2 plus m2 by 1 upon m1 plus m2। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए R के, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 ऐसे निकाला जाता है। मतलब ऐसा हो गया कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर P दे रखा है और ये पॉइंट यहाँ पर Q दे रखा है। अभी P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और कोई तीसरा पॉइंट है R और यहाँ पर है, वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? m1 to m2 का रेशियो। मतलब ये हो गया कि मान लीजिए P से R तक की लेंथ, P से R तक की लेंथ मान लीजिए 24 है और R से Q तक की लेंथ मान लीजिए 8 है, ठीक है, तो m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा? 24/8 यानी कि 3:1, ठीक है ना, रेशियो होगा, वो लेंथ नहीं होगी, वो रेशियो होगा, समझ गए?
तो ये सेक्शन फार्मूला, तो दो ये फार्मूले हैं जो यहाँ पर यूज होते हैं। एक फार्मूला और होता है, उसको कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। फॉर्मूला p के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। इधर r है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ point of PQ, coordinates of midpoint of PQ is equal to x1 plus x2 by 2, comma y1 plus y2 by 2। एक क्वेश्चन है इसमें बहुत बढ़िया, मिड पॉइंट फार्मूला पर ये मैंने कल करवाया था, दूसरे वाले बैच में कोऑर्डिनेट ही करवाया, तो वो करवाता हूँ आपको। देखिएगा, if the points A6, 1, B8, 2, A6, 1, B8, 2, C9, 4, and D, P, 3 are the vertices of a parallelogram, and D, P, 3 are the vertices of a parallelogram taken in order to find the value of P. Taken in order, find the value of P. तो ये A, B, C, D ये चार हमको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इसके पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। गुड इवनिंग। A, B, C और D। ये क्या है 6, 1, B क्या है 8, 2, C है 9, 4 और D है 3, 3। तो कह रहे हैं आपको P की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये कहेंगे पैरेललोग्राम है ना, तो लिखिएगा डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। Diagonals of a parallelogram bisect each other. मतलब AO जो है वो CO के इक्वल होगा और जो BO है वो DO के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, जब AO CO के इक्वल है तो AC का मिड पॉइंट क्या है, वो
और जब बी और डी ओ के इक्वल है तो बी डी का मिड पॉइंट भी वो है, यानी कि ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, लिखिएगा मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो ए सी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 6 + 9/2 x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2 तो 1 + 4/2। ऐसे ही बी डी का मिड पॉइंट 8 + p/2 और y1 + y2/2 यानी कि 2 + 3/2। तो 6 + 9/2 is 15/2, 1 + 4/2 is 5/2। ये हो गया 8 + 3/2 और ये 2 + 3/2 मतलब 5/2। ये हो गया। तो आप ये देखिएगा y कोऑर्डिनेट तो दोनों का इक्वल है, 5/2 5/2, x भी तो इक्वल होगा। 8 + p/2 इज इक्वल टू 15/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 8 + p इज इक्वल टू 15 यानी कि p इज इक्वल टू 15 - 8, p की वैल्यू 7 होगी। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ना जनरली बच्चा क्या करता है कि पैरेललोग्राम है तो अननोन वैल्यू p है, ये निकालने के लिए वो कहेंगे कि AB का डिस्टेंस निकाल कर CD के डिस्टेंस के इक्वल रखो। बहुत लेंथी पड़ता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, बाकी और टाइम होता मैं करवाता। ठीक है, ये कर दीजिए।